नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं खबरों की। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, आतंकियों के हमदर्दों पर शिकंजा कसा गया है। आतंकियों से संपर्क रखने वालों की पहचान की जा रही है। कानपुर में 40 युवकों की पहचान हुई है। अलकायदा के संपर्क में रहने का इन पर आरोप है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से इन्होंने बात की थी। 27 युवकों से पूछताछ हो चुकी है। 40 में से 27 से पूछताछ हो चुकी है। जो 13 बचे हैं वो अपने परिवारों के साथ लापता हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। आज जो अपडेट आई है इस पूरे मामले में वो हम आपको बता रहे हैं। तो आतंकियों के हमदर्दों पर शिकंजा 10 दिन हुए जब आपने देखा लखनऊ में ये आतंकी पकड़े गए थे और उसके बाद से रोजाना खुलासे हो रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज अमित जी ये कि 27 से तो पूछताछ हो गई, वो 13 कहां गए? देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त कानपुर के मैं परेड पे खड़ा हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले लेफ्ट का वो दृश्य दिखाने की कोशिश करें। ये लेफ्ट वो पैसेज है जहां हमारे सूत्र बताते हैं आज एटीएस की टीम अभी भी छापेमारी कर रही है। 13 लोगों के बारे में पहले बेकनगंज की सूचना आई, फिर टुकनिया पार्क की आई, फिर पेजबाग की आई, उसके बाद नई सड़क की। तो नई सड़क की तरफ ये रास्ता पूरा जा रहा है और उसी क्षेत्र में हम लोग आई न्यूज़ 18 की टीम भी मौजूद है। ऐसा माना जा रहा है कि जिन 13 लोगों पे के कॉल डिटेल के आधार पर उनके एड्रेस स्केच किए गए थे वो अपने घरों से डिकैम्प कर गए हैं। वहाँ अपने घरों पे नहीं, न तो वो न उनकी फैमिली, यहाँ तक कि उनके रिलेटिव्स तक भी अगल बगल के मकान खाली कर गए। कानपुर पुलिस भी अब उनका साथ दे रही है। यहाँ क्राइम ब्रांच और एसओजी को भी लगाया गया उन 13 लोगों की ढूंढ के लिए। अब देखना ये होगा कि एटीएस जब इन 13 लोगों तक पहुंचती है तो क्या राज और खुल के आते हैं और क्या फैक्ट सामने और उभर के आते हैं। जी बिल्कुल, तो इन 13 लोगों की पड़ताल, ये कहाँ फरार हुए हैं और फिर इनके साथ भी क्या और लोग शामिल है, क्योंकि इन्होंने उन लोगों से बात की जो पहले पकड़ में आए थे और ये जो पूरा जाल फैला हुआ है इसे सुलझाने की कोशिश लगातार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए जो जानकारी दे रहे हैं कि आज एटीएस कहाँ कहाँ पे दबिश दे रही है। कोरोना के थर्ड वेव को लेकर सरकार और डॉक्टर्स लगातार खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। कानपुर के हेलेट अस्पताल के ओपीडी में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। ना तो लोगों ने मास्क पहना हुआ है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। साफ सफाई का आलम तो ये है कि गंदगी के बीच ही अस्पताल में घुसना पड़ता है। तीसरी लहर ने जहां एक और भारत में दस्तक दे दी है और अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में अपनी कमर भी कस ली है, मगर कानपुर के हेलेट अस्पताल में नज़ारा कुछ ही और ही देखने को मिल रहा है। आप सब देख सकते हैं जिस वक्त में कानपुर के जिस हेलेट अस्पताल में, वहाँ का पहले दृश्य देखिए, गंदगी के कैसे अंबार बना है। ये अस्पताल कहा जाता है जहाँ रोज़ ओपीडी में मरीजों की संख्या देखने को मिलती है। पहले तो भीड़ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। कईयों के चेहरे में मास्क नहीं है और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ लोग ध्यान रख रहे हैं और ना ही मास्क का, यानी लोग अपनी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज के लिए, क्योंकि इनमें से यदि कोई भी एक कोरोना ग्रस्त हुआ तो शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए हानिकारक साबित होगा। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा में बकरीद को लेकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई हैं। मीरा हुसैनी चौराहे पर बिना मास्क की भारी भीड़ नजर आई है। जो बकरे खरीदने आई हुई है, ना तो बकरे बेचने वालों ने मास्क लगाया है और ना ही खरीदारों ने। कोविड नियमों की यहां पर भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। रोकने के लिए भीड़ को पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आए। बाजार में मेले जैसा माहौल है और कोरोना से बेखौफ लोग अपने साथ पूरे शहर को खतरे में डाल रहे हैं।
अमरोहा के मालीखेड़ा गांव में बारिश की वजह से स्टेडियम की दीवार गिर गई। आरोप के मुताबिक करोड़ों की लागत से बना निर्माणाधीन स्टेडियम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मशहूर क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम पर लगभग 10 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम बन रहा था। इसका काम भी पूरा हो गया था और प्रशासन इसके उद्घाटन की तैयारी में जुटा था, लेकिन हल्की बारिश ने निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। माना जा रहा है कि स्टेडियम बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ। मामला सामने आने के बाद डीएम ने सदर एसडीएम को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। 3 दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। दीवार जो लगभग 50 मीटर के दूरी की है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और गिर गई है। किस कारण से गिरी है, क्या है, इसके बारे में मैंने जांच कराने के लिए एसडीएम सदर को नामित कर दिया है। 3 दिन में आख्या प्रस्तुत करेंगे और यदि किसी के दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के माधो तांडा क्षेत्र में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 लोग दबकर जख्मी हुए हैं। पड़ोस के लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे। एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी जाम। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष के स्वागत में ये भीड़ आई है। नोएडा डीएनडी पर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी हुई है। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से जाम लगा दिया गया है। और गौतम बुद्ध नगर एक्सप्रेसवे भीषण जाम का हम जिक्र करें। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष के स्वागत में ये भीड़ है। नोएडा डीएनडी पर सैकड़ों कार्यकर्ता जमा है। ट्रैफिक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है और आप जानते हैं कि क्योंकि बारिश के मौसम में यूं भी जाम की स्थिति रहती है, ऊपर से इस तरह से एक स्वागत कार्यक्रम और फिर इस तरह के हालात। और अब आपको सीएलए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सुनते हैं। विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान देश के अंदर जिस प्रकार का दूषित वातावरण पैदा करने का प्रयास विपक्ष ने किया और एक नकारात्मक राजनीति की, लोगों को संबल देने की बजाय जिस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने सेकेंड वेव के दौरान किया था, दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश
किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद करिए, जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उससे पहले विपक्ष किसी न किसी साजिश का शिकार होकर के देश के खिलाफ या दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाता है। संसद का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र था और मुझे तो आश्चर्य होता है, यह परिपाटी रही है संसद सत्र में, क्योंकि लगभग 19-20 वर्षों तक संसद के अंदर कार्य करने के लिए का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। भारत के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ देश का संसद है। एक आम नागरिक की आवाज को उस मंच के माध्यम से हम देश के सामने रखते हैं और संसद की परिपाटी रही है कि मंत्रिमंडल के गठन पुनर्गठन के साथ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराया जाता है, संसद सदस्यों से कराया जाता है। आपने देखा होगा मंत्रिमंडल के परिचय के कार्यक्रम में ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और उन तबकों से जुड़े हुए मंत्री काफी बड़े पैमाने पर बने हैं, जिन्होंने देश की आजादी के बाद कभी भी नेतृत्व नहीं देखा था। आज जब उस तबके को नेतृत्व दिया गया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया और उन सभी माननीय मंत्रियों के परिचय संसद सत्र प्रारंभ होने के साथ ही संसद के अंदर होता। विपक्ष को यह रास नहीं आया। संसद एक मंच होता है अपनी बात को रखने का, लेकिन शोरगुल का शिकार हम संसद को बना लें, ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और ये लगातार विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के नाम पर किस तरीके से देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, कैसे किसान को समुदाय में मत और मजहब के साथ जोड़ करके देख करके उनके माध्यम से भड़काऊ और देश विरोधी कृत्यों को आगे बढ़ाने की छूट दी जाती है। विपक्ष उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है।
ये नकारात्मक राजनीति से न देश का कल्याण होने वाला है और न विपक्ष का ही और न जनता जनार्दन का ही। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति देश के अंदर वातावरण को विषाक्त जरूर करेगी, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब भी जरूर करेगी। कोरोना कालखंड के अंदर विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये के कारण भारत की छवि पहले काफी आहत हुई, लेकिन अपनी नकारात्मकता से विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है। तथ्यहीन झूठे आरोप लगा लगा करके देश के एक यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को, अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना, ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। उनकी कुत्सित मंशाएं कभी पूरी नहीं होंगी। जनता जनार्दन समय आने पर उन्हें फिर से जवाब देगा, वैसे ही जवाब देगा जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर, राफेल जैसे मुद्दों को ला करके उस समय विपक्ष ने देश का वातावरण खराब करने का प्रयास किया था। बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी थी, न्यायालय में भी और जनता जनार्दन की अदालत में भी। इस बार फिर से संसद सत्र के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए चर्चा होती, कोरोना महामारी को लेकर के चर्चा होती, वैक्सीनेशन की ड्राइव को कैसे हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके देश के अंदर पूरा करें, इसको लेकर के इस सदी की इस महामारी से निपटने में सामूहिकता का क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता, चर्चा का मंच न बना करके शोरगुल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कभी मंशाएं विपक्ष की पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार के मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। देश की जनता मांग कर रही है कि विपक्ष कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्रवाई को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है या सिर्फ विपक्ष की साजिश? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले, जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए, 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, देश के नेतृत्व को बदनाम कर रहा है विपक्ष। मॉनसून सत्र की शुरुआत क्या हुई, अफवाहें फैलाई गई विपक्ष की तरफ से। लगातार जो कल से जासूसी कांड का जिक्र हो रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति की है, कोरोना में कांग्रेस ने दूषित राजनीति की है, ये वो जिक्र कर और काफी आक्रामक अंदाज में विपक्ष